सूचना देने वाला हूँ। एक ऐसा देश है वर्ल्ड में जो आर्मी के पर्सनल को ये बताता है कि आपको अपने सीनियर को सैल्यूट करना ज़रूरी नहीं है। मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं किस देश में सैनिक अपने अफ़सर को सैल्यूट नहीं मारता? जानना है बहुत ज़रूरी, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी देश अपनी सीमा पर जवानों को अपनी सीमा पर तैनात करते हैं और ऐसे में देश में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आर्मी का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है और आर्मी के योगदान करने से लोग सुरक्षित रहते हैं। अगर आप भी कभी किसी बॉर्डर पर गए होंगे तो वहाँ आपने आर्मी के जवानों को देखा होगा और वो जवान अपने सीनियर को सैल्यूट करते हैं। वे अपने सीनियर अफसर को सलामी तो देते ही हैं, ऐसा करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और आपको बता दें, लेकिन एक ऐसा भी देश है जहाँ की सेना अपने सीनियर अफसर को सैल्यूट नहीं करती और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो भी सकता है क्या ये सच है? ये सच बताया जा रहा है। दरअसल नीदरलैंड में आर्मी जवान अपने सीनियर अफसर को सैल्यूट नहीं मारते। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है क्योंकि ऐसा करना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जय हिंद, जय भारत। प्राचीन भारत के 10 सबसे बड़े रईस साम्राज्य। सबसे पहली है माया सभ्यता। माया सभ्यता व साम्राज्य भी रईस साम्राज्य में सबसे ऊपर आता है। हर्ष साम्राज्य एक बेहद ही बड़ा धन वाला साम्राज्य माना जाता है और आपको बता दें कि सफलता यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े धनवान लोग रहते हैं। यहाँ पर लोगों ने काफ़ी सफलता भी हासिल की है। आपको बताएं कि पल्लव वंश को भी रईसों वाला साम्राज्य माना जाता है। यह काफ़ी अमीर है और आपको बताएं पैसों की कमी, यहाँ पर लोगों के पास पैसों की कमी होती ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि चालुक्य वंश भी किसी से कम नहीं है। चालुक्य वंश भी रईसों में सबसे आगे, इसका नाम भी सबसे ऊपर आता है। आपको बताएं मुग़ल साम्राज्य रईसी वाला साम्राज्य माना जाता है और यह अमीर भी है, लेकिन कुछ धर्म के लोगों के लिए गड़बड़ है। विजयनगर साम्राज्य भी अमीरी के लिए काफ़ी माना जाता है और फेमस है। गुप्त साम्राज्य भी अमीरी में सबसे ऊपर माना जाता है। यहाँ के लोग बहुत संपन्न हैं और अपनी लाइफ संपन्नता के साथ जीते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत में अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित करने से जुड़ा एक पूरा मामला आपके सामने रखते हैं, आपको समझाते हैं। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से देश के अहमदिया समुदाय को काफिर और गैर मुस्लिम घोषित करने के प्रस्ताव की घोर निंदा करते हुए कहा है कि यह उस समुदाय के विरुद्ध नफरत की मुहिम चलाने जैसा है जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ सकता है। मंत्रालय का कहना है कि वक्फ बोर्ड को किसी की धार्मिक पहचान तय करने का कोई अधिकार नहीं। इसका काम केवल वक्फ की संपत्ति की व्यवस्था देखना और उसकी सुरक्षा है। इस बारे में देश के अहमदिया समुदाय ने पिछले हफ्ते केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें बताया गया था कि आंध्र प्रदेश समेत देश के कुछ और राज्यों में वक्फ बोर्ड अहमदिया बिरादरी का विरोध कर रहे हैं और उन्हें इस्लाम से खारिज मतलब बहिष्कृत करने के प्रस्ताव पास कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए आंध्र प्रदेश की सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक और गैर कानूनी प्रस्ताव की समीक्षा करे और जो उसके अनुसार अहमदिया बिरादरी के विरुद्ध नफरत के अभियान चलाए जा रहे हैं उसे बंद कर दिया जाए, तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। यह भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड को अहमदिया समुदाय समेत किसी भी धार्मिक पहचान तय करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है और न ही यह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अहमदिया समुदाय के अनुसार मिर्जा गुलाम अहमद ने 20वीं सदी की शुरुआत में इस्लाम के पुनरुद्धार आंदोलन का नेतृत्व किया था और उनके अनुयायी खुद को अहमदिया मुसलमान भी कहते हैं। गैर मुस्लिम और काफिर का क्या मतलब है यहाँ पर? आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने 20 फरवरी 2012 के एक पुराने फतवे के आधार पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया जिसमें राज्य के काजियों से कहा गया था कि वह अहमदिया समुदाय के लोगों से निकाह न पढ़वाएं और क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं हैं। इस फतवे को अहमदिया मुसलमान ने हाई कोर्ट में चुनौती दी और अदालत के इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। केंद्र सरकार के पत्र में भी ये कहा गया है कि अदालतों के आदेशों के बावजूद आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस साल फरवरी में दोबारा इस तरह का प्रस्ताव पारित कर दिया जिसमें अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम करार दिया गया है। और आपको बताएं
इस प्रस्ताव के आधार पर वक्फ बोर्ड ने हाल में अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम और काफिर करार देते हुए वक्फ की संपत्ति से अहमदिया समुदाय की संपत्ति को अलग कर दिया और राज्य सरकार से कहा कि वह अहमदिया समुदाय की संपत्ति को सीधे अपने प्रबंधन में ले लें। बीबीसी को भेजे गए एक पत्र में अहमदिया मुस्लिम जमात ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ विभिन्न आस्था और धर्मों के संबंध रखने वाले लोग परस्पर सम्मान और भाईचारे के साथ चले आए और रहते हैं। भारत का संविधान के अनुसार हम आपको बताएं कि हर व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जिस धर्म को खुद को जोड़ना चाहे, जिस धर्म से वो जीना चाहे जोड़ सकता है। उसके बावजूद कुछ मुस्लिम संगठन ने वक्फ बोर्ड की ओर से अहमदिया मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का हनन किया जाता है और हनन किया है, इसकी पूरी जिम्मेदारी वो लें और यह केवल देश के शांतिपूर्ण वातावरण को भंग करने और अहमदिया मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध लोगों को नफरत दिलाने और भड़काने की कोशिश है। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि हर व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है, वह जिस धर्म को चाहे उसे अपनाए और कोई संगठन या संस्था उसे इस मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इस दौरान भारत के सुन्नी मुसलमानों के एक बड़े संगठन जमीयत उलमा ए हिंद ने अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित करने के आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड प्रस्ताव के समर्थन भी कर दिया। एक बयान में इस संगठन ने कहा कि कादियानी अहमदिया इस्लाम की उस मूल आस्था में विश्वास नहीं रखते हैं कि इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद आखिरी नबी ईश दूत थे। इस बयान में इस्लामी संगठन वर्ल्ड मुस्लिम लीग की 1974 की एक मीटिंग का उल्लेख भी किया गया है, जिसमें उसके अनुसार लीग के 110 देशों के मुस्लिम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और जिसमें अहमदिया समुदाय इस आरोप को गलत बता रहा है। अहमदिया समुदाय ने अपने बयान में इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि यह झूठ प्रोपेगेंडा है और झूठ की बिसात पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अहमदी पैगंबर इस्लाम को नहीं मानते और यह कि उनका कलिमा है नीति वक्तव्य अलग है। ये मनगढ़ंत और झूठी बातें हैं। अहमदिया मुस्लिम समुदाय दिलो जान से इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद को अंतिम नबी मानता है और उनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ता, कुर्बानी पेश करने से भी पीछे नहीं हटता है और हर अहमदी हार्दिक तौर पर इस्लाम के कर्तव्यों का पालन करता है और ईमान के स्तंभों पर सच्चे दिल से विश्वास रखता है। जय हिंद, जय भारत। गगनयान मिशन, इसरो ने गगनयान को लेकर दिया बड़ा अपडेट। ये टेस्ट भी किया पास, जाने क्या है पूरा मिशन और कब होगा लॉन्च। गगनयान मिशन, इसरो ने चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च के बाद गगनयान को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। हाल ही में इसरो ने इसके सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। गगनयान मिशन चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च के बाद अब इसरो गगनयान मिशन की तैयारी में जुट गया है। इस मिशन के लिए इसरो ने गुरुवार को सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन प्रणाली का सफल परीक्षण किया। 440 यूनिट थ्रस्ट वाले 5 लिक्विड अपोजी मोटर्स LAM और 100 न्यूटन थ्रस्ट वाले 16 रिएक्शन नियंत्रण प्रणाली RCS थ्रस्टर्स का सफल परीक्षण किया है। इसरो गगनयान में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा और फिर उन्हें भारत की समुद्री सीमा में सुरक्षित उतारने की कोशिश करेगा। क्या है गगनयान मिशन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को लाल किला से मानव रहित अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की थी। इसके बाद से ही इसरो ने गगनयान मिशन पर काम तेजी से शुरू कर दिया। इस मिशन के तहत इसरो 3 एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिटल में भेजने की कोशिश करेगा। गगनयान मिशन 3 दिन तक पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाएगा और इसके समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग की जाएगी। 3 सदस्यों के एक दल को 3 दिन तक पृथ्वी की 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन को बनाने में इसरो ने DRDO और हिंदुस्तान एस्ट्रोनॉट लिमिटेड से भी मदद ली है। इसरो सफलपूर्वक एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने में कामयाब हो गया तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन जाएगा जो मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा।
बाहुबली रॉकेट LVM-3 से लॉन्च होगा गगनयान। गगनयान को इसरो के बाहुबली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। अक्टूबर 2022 में LVM-3 रॉकेट ने 36 सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरी थी। इस मिशन के बाद से ही LVM-3 को बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाने लगा। यह इसरो द्वारा बनाया गया सबसे ताकतवर रॉकेट लॉन्चर है। यह रॉकेट 3 चरणों में काम करता है। इसके पहले स्टेज में थ्रस्ट के लिए 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर लगाए गए हैं। वहीं कोर थ्रस्ट के लिए एक लिक्विड बूस्टर लगाया गया है। चंद्रयान 3 को भी इसी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। गगनयान मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट में बदलाव कर उसको मानव रहित बनाया गया है। LVM-3 के ऊपर भाग में क्रू एस्केप सिस्टम लगाया गया ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में एस्ट्रोनॉट को बचाया जा सके। कैसा होगा गगनयान का ऑर्बिटल मॉड्यूल? गगनयान के ऑर्बिटल मॉड्यूल के 2 हिस्से होंगे। इसके ऊपरी हिस्से में क्रू मेंबर रहेंगे जिसे क्रू मॉड्यूल का नाम दिया गया है। वहीं क्रू मॉड्यूल के पीछे वाला हिस्सा सर्विस मॉड्यूल होगा। सर्विस मॉड्यूल का मुख्य काम क्रू मॉड्यूल को जरूरी सहायता पहुंचाना है। सर्विस मॉड्यूल के अंदर प्रोपल्शन सिस्टम और पावर सिस्टम लगाया गया है। इसरो ने बताया कि ऑर्बिटल मॉड्यूल को बनाने में हर बारीकी का ध्यान रखा गया है, खासकर इंसानी सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। इसरो ने बताया कि क्रू मॉड्यूल के अंदर पृथ्वी जैसा वातावरण रखा गया है। क्रू मॉड्यूल के अंदर की दीवार को प्रेशर सहने के लिए मेटल का प्रयोग कर बनाया गया है। वहीं क्रू मॉड्यूल की बाहरी दीवार को बनाने के लिए थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। क्रू मॉड्यूल के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम और इंसान के लिए ज़रूरी सामान रखा गया है ताकि आपातकालीन परिस्थिति में उसका प्रयोग कर एस्ट्रोनॉट को बचाया जा सके। 10,000 करोड़ का है यह प्रोजेक्ट। गगनयान मिशन का करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अभी तक इस मिशन पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ग्लावकास्मोस में की जाएगी। गगनयान मिशन का मकसद एक इंडियन लॉन्च व्हीकल की मदद से इंसानों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने का है और साथ ही उन्हें वापस सुरक्षित पृथ्वी पर लाना है। इस तरह से देश स्पेस सेक्टर में अपनी क्षमता को प्रदर्शित करना चाहता है। इसरो अगले साल तक मिशन को लॉन्च करने की तैयारी में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले पार करेंगे LOC तो पाकिस्तान तिलमिला, और इसी तिलमिलाहट में पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी दी है। और पाकिस्तान वैसे ही बर्बाद है, वो क्या किसी के बारे में, पर फिर भी अपने दुश्मन को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान से बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न है और हमेशा रहेगा। भारत ने कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ आतंक, शस्त्रता और हिंसा मुक्त माहौल में बात करने के लिए तैयार है। जब तक आतंकवादी गतिविधियाँ ख़त्म नहीं होंगी तब तक भारत का पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत करना मुनासिब नहीं है। और लोग ये सोचते होंगे कि राजनाथ सिंह हर 15 दिन में ये बात कहते रहते हैं। अरे उन लोगों को ये समझना चाहिए, जब कोई भी देश किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करता है अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, मतलब हमें तो अपना वो टुकड़ा चाहिए जिसे पाकिस्तान ने घेर लिया है, हमें दूसरे की पाकिस्तान की 1 इंच ज़मीन भी नहीं चाहिए। तो रक्षा मंत्री
इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं, जनता का विश्वास जीतने के लिए। सच्चाई ये होती है, कोई भी जंग भारत या कोई भी देश हो बिना जनता की सपोर्ट के नहीं जीत सकता। जैसा कि आप जानते हो, रसिया यूक्रेन के केस में यूक्रेन के बहुत सारे फौजी मारे जा चुके हैं और यूक्रेन में ज़्यादा फौजी थे भी नहीं, लेकिन जनता ने फ्रंट को संभाल रखा है, जिन्हें हम कहते हैं वॉलंटियर्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि देश के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भारतीय सैनिक नियंत्रण रेखा LOC पार करने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री के इस बयान पर पाकिस्तान तिलमिला उठा है और परेशान हो गया है। उसका पसीना माथे पर आने लगा है। उसने कहा है कि ऐसी बयानबाजी दोनों देशों के बीच शांति समझौतों के लिए खतरा है। कोई बात नहीं, तोड़ दो समझौता। आपको बता दें कि बुधवार को 24वें कारगिल दिवस के अवसर पर लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा से कोई समझौता बिल्कुल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम देश के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर इसके लिए LOC पार करना पड़े तो हम ऐसा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें उकसाया गया और ज़रूरत पड़ी तो हम LOC पार करेंगे। लेकिन भारत ने ये भी साफ कर दिया कि हम उन देशों में से नहीं हैं जो दूसरे देश की शांति भंग करें, हम भी शांतिप्रिय देशों में से आते हैं। उन्होंने कहा, कारगिल युद्ध भारत पर थोपा गया था। उस समय भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कोशिश तो की थी, लेकिन पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया और उसका रिजल्ट क्या आया? भारत जीत गया। भारत ने पाकिस्तानियों को मार के और खदेड़ दिया। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी बाद में विदेश मंत्रालय के कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी आक्रामकता का जवाब अच्छे से देगा और वह पूरी तरह सक्षम है। ये बात तो देखते हैं, कितने युद्ध हो चुके, कभी पाकिस्तान इंडिया से जीत नहीं सकता। और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया को इस बात का कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बयान में कहा गया कि हम भारत को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह देते हैं क्योंकि उसकी आक्रामक बयानबाजी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है और आपका आतंकवाद, पाकिस्तान का आतंकवाद भी तो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। साथ ही दक्षिण एशिया में और राजनीति की जो माहौल है उसे अस्थिर करने में योगदान देती है। लेकिन हमें तो अपना जो भी काम करना है वो तो शांति से करेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि भारत ने राजनीतिक नेताओं और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है उसके बारे में गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की है। ये पाकिस्तान का कहना है, लेकिन भारत गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं, उसके लिए जिम्मेदारी भरा बयान है। कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान से होने वाले सीमा पर आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अक्सर तनावपूर्ण ही रहते हैं। भारत द्वारा 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जम्मू कश्मीर और उसके एरिया के जो आपके एरिया है उसका जो स्पेशल स्टेटस था उसे रद्द करने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए। संबंध क्या, हमने ही संबंध तोड़ दिए। भारत के फैसले पर पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी उस टाइम पर, लेकिन क्या कर पाया? भारत ने पाकिस्तान से बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। भारत ने कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ आतंक, सहिष्णुता और हिंसा मुक्त माहौल में बात करने के लिए तैयार है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है अपनी इस बात को लेकर के। जय हिंद, जय भारत। और जल्दी ही LOC हमारे का जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भारत में सम्मिलित होगा और सब देखते रह जाएंगे, चाहे इसके लिए 2 फ्रंट क्यों ना खुल जाएंगे। वो 3-4 महीने में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।